हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो आज ग्रुप 2 में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का एक इंपॉर्टेंट मैच खेला जाना था, जो कि डिसाइड करेगी आगे चल करके कि इस ग्रुप का टेबल टॉपर कौन होगा। और कुछ गलतियां इंडियन टीम से हुई हैं, बट मैं उन गलतियों पर पर्दा तो जरूर डालूंगा। बट कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं इस मैच में, उसके ऊपर भी हम रोशनी डालेंगे। सबसे पहले तो टॉस जब हुआ तो रोहित शर्मा टॉस जीते और वहां पर एक बोल्ड एंड ब्रेव डिसीजन रोहित शर्मा ने लिया। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे होंगे या क्रिटिसाइज करना चाह रहे होंगे कि रोहित शर्मा ने टॉस जीत करके फील्डिंग फर्स्ट क्यों नहीं ली, लेकिन मेरा मानना है कि रोहित शर्मा ने जो आज ये डिसीजन लिया, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था उसके लिए, क्योंकि उससे वो अपने बॉलर्स को टेस्ट भी कर सकते थे और अपने बॉलर्स को वो परख भी सकते थे कि हाँ, और अपने बैट्समैन को भी परख सकते थे कि हमारे बैट्समैन अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी मैच में हम टॉस हार जाते हैं और हमको फर्स्ट बैटिंग करने का मौका मिलता है, तो हमें किस अप्रोच के साथ या कैसे हमको अप्रोच करना चाहिए या किस तरीके से हमें खेलना चाहिए। तो जब मैच शुरू हुआ तो केएल राहुल बिल्कुल भी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे, कुछ डरे डरे, कुछ सहमे सहमे से नजर आ रहे थे। इस पिच में बहुत ज्यादा जान थी, बहुत ग्रास थी, और इस पिच पे मतलब एक अजीब सा बाउंस था, एक स्पाइस थी इस पिच पे जो बैट्समैन को सेटल नहीं होने दे रहा था। मतलब कभी भी किसी एंगल पे भी नहीं लग रहा था कि बैट्समैन यहाँ पे सेट होकर के खेल रहे हैं। ऑड इवन बॉल कोई ना कोई एक ऐसी बॉल होती थी जिसमें बैट्समैन बीट हो रहा होता था या फिर वो आउट भी हो सकता था उस विकेट पे। तो इस तरीके के हालात थे, इस तरीके की पिच थी वो। तो यहाँ पर जब एक सेकेंड फ्रेंड्स, तो जब यहां पर जब ये इस तरीके की पिच मिली तो पहला ओवर जो वेन पार्नेल करा रहे थे और केएल राहुल को बिल्कुल भी मतलब समझ में नहीं आ रहा था, बॉल को बहुत स्विंग कराने की कोशिश करते, आगे पिच इन कर रहे थे और वो उनसे अवे अवे स्विंग हो रहा था उनसे, और वो जो बॉल एक तरह से आप बोल सकते हैं लेग कटर की तरह, राइट हैंड बॉलर करेगा तो लेग कटर ही होता है, और जब लेफ्ट आर्मर पेसर जब उसको बॉल करता है तो वो एंगल अवे करता है, और उससे 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 उस बॉल्स को केएल राहुल टच भी नहीं कर पा रहे थे। मतलब वो पैर अपना आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्विंग इतना था कि वो स्विंग को कवर नहीं हो पा रहा था और वो विकेट कीपर के पास आसानी से जा रहा था। तो एक ओवर तो पहला ओवर तो आपका ऐसे ही चला, मेडन होकर के वो गया। सेकंड ओवर में भी कुछ इसी तरीके का अंदाज था। रबाडा बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे थे कि रोहित शर्मा को कि अपने हाथ खोल सके, उनको कोई ना रूम मिल रही थी जिसकी वजह से वो अपने बैट को स्विंग करा सके। बट एक बाउंसर की ट्राई किया रबाडा ने, बट उस बाउंसर पर रोहित शर्मा ने 6 हिट किया, और 6 हिट करते हुए एक ऐलान किया कि हम यहाँ पर एक अटैकिंग गेम खेलेंगे। लेकिन पिच पे इतनी स्पाइस थी कि वो हो ही नहीं पा रहा था पॉसिबल, और उस ओवर में सिर्फ 6 ही रन गए। नेक्स्ट ओवर फिर वेन पार्नेल बॉलिंग करने आते हैं, केएल राहुल फिर स्ट्रगल करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक 6 केएल राहुल भी हिट करते हैं वेन पार्नेल को, और 3 ओवर में 12 रन के स्कोर हो जाता है टीम इंडिया का। तो यहाँ पर टीम इंडिया थोड़ी सी मतलब ये लग रहा था कि हाँ, रुक रुक के खेलेंगे और विकेट सेव करेंगे और लास्ट में अटैक करेंगे। लेकिन चौथे ओवर जैसे शुरू होता है, चौथे ओवर में आपके रबाडा बॉलिंग करने आते हैं, वहां पर टीम इंडिया को एक आध बाउंड्री मिलती है बाउंड्री मिलती है रोहित शर्मा के थ्रू, और चौथा ओवर भी निकल जाता है। 5वें ओवर के बाद से तो फिर जब लुंगी एंगिडी बॉलिंग करने आते हैं, वहां से फिर विकेट का ऐसा पतन गिरता है कि टीम इंडिया ऑलमोस्ट मतलब 40-50 रन के आसपास 5 विकेट गिर जाती है। क्या केएल राहुल, क्या रोहित शर्मा, क्या विराट कोहली, क्या दीपक हुड्डा, ये सारे के सारे फ्लॉप होते हैं, और टीम इंडिया का टोटल जो था वो 5 विकेट के लॉस में फिर हार्दिक पांड्या भी मिस टाइम कर जाते हैं, और वहां पर वो रबाडा ने एक बेहतरीन कैच पकड़ता है। रबाडा अगर मतलब एक पेसर को किस तरीके से एथलेटिक होना चाहिए, किस तरीके से उसकी बॉडी एस्थेटिक होनी चाहिए, वो आप रबाडा को वहां पर उस कैच लेते हुए देखिए कि कितना उसने एथलेटिज्म शो किया, और आगे डाइव करके जो कैच लिया उसने, रियली बॉस, वो दैट वाज द हार्ट मतलब हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था वो एक तरह से इंडियन फैंस के लिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या का वहां पर रहना बहुत ज्यादा जरूरी था। वो वहां पर टिक नहीं पाते हैं और फिर दिनेश कार्तिक को पिच पर आना पड़ता है, और वहां से फिर टीम इंडिया और सूर्य कुमार यादव गेम को आगे बढ़ाते हैं, और गेम को आगे बढ़ाते बढ़ाते वो 100 रन के आसपास पहुंच जाते हैं, जो कि एक समय पे बिल्कुल भी मुमकिन नहीं लग रहा था। सूर्य कुमार यादव यहाँ पर ब्राइट प्रोस्पेक्ट की तरह दिखाई दिए यहाँ पर कि बॉस वो अपने गिवन डे पर सिंगल हैंडेडली कुछ भी कर सकता। अगर उसको यहाँ पर 20, 25, 30 रन का अगर कोई अच्छा पार्टनरशिप मतलब सामने तरफ से भी स्कोर आ रहा होता, तो फिर वो
ये जो टोटल है ना 133, ये 150 160 तक वो टच कर सकता था, लेकिन कोई भी सपोर्ट नहीं मिला केएल राहुल। अब स्कोर कार्ड अगर आप देखेंगे तो आप देखो उसमें कि किसी ने भी मतलब अपार्ट फ्रॉम विराट कोहली ने 2-3 बाउंड्रीज जरूर लगाए और वो एक्सट्रीमली अनलकी रहे। जो बॉल एनगिडी का उनको बाउंसर तीखी बाउंसर के तौर पर आया था, वो उस गेंद पर वो कंपल्सिव हुक करने के लिए कोशिश करने गए। जनरली विराट कोहली इस तरीके के शॉट खेलते नहीं है, लेकिन वो इंस्टिंक्टिव था और वो उसको खेल बैठे और टॉप एज लग करके सीधा वो फाइन लेग की ओर वहां पर कैच दे बैठे रबाडा को, और रबाडा ने उसको इजिली कैच लिया वहां पे और विराट कोहली वहां पे आउट हो गए। जब विराट कोहली आउट हो गए ना, तब आपको पता चला होगा कि बॉस अगर कोई मेन प्लेयर आउट होता है ना, तो फिर ये नीचे वाले जो प्लेयर है ना आपके, चाहे वो हुड्डा हो गए, चाहे आपके पांड्या हो गए, चाहे आपके कोई भी हो गए, उनको समझाने वाला फिर कोई नहीं है कि किस तरीके से इनिंग को बिल्डअप करना है, किस तरह से हमें आगे लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ें टीम इंडिया की गलती करती रहेगी, लेकिन फिर भी गिरते पड़ते टीम इंडिया 133 135 तक पहुंची, जो कि इस पिच पे इनफ नहीं थे। मतलब मेरे ख्याल से 10-15 रन और बनते यहाँ पे, 150 अगर यहाँ पे विनिंग टोटल हो जाता, 150 यहाँ पे बनाना था, लेकिन टीम इंडिया 15 रन शॉर्ट्स थी। लेकिन फिर भी जब बॉलिंग करने आई टीम इंडिया की, यहाँ से इंडिया का पॉजिटिव चीज़ें जो दिखी मुझे, वो बहुत ही काबिले तारीफ थी। जो इंडियन टीम ने बॉलिंग अटैक किया है और जो साउथ अफ्रीका को बांध कर रखा उन्होंने, वो काबिले तारीफ था। मतलब ये 130 रन पर भी वो लड़ा गए, ये मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था कि बॉस किस तरीके से वो इस 130 को मतलब डिफेंड करने के लिए उतर गए। और इंडिया, बिलीव मी, एक बॉलर यहाँ पर इंडिया के पास एक अच्छा बॉलर होता ना, तो यहाँ पर इंडिया निकाल गया था मैच। लेकिन इंडियन टीम के पास लग्जरी नहीं थी साउथ अफ्रीकन पेसर की तरह, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास जो 4 पेसर है ना, वो जेन्युइन पेसर है। टीम इंडिया के पास क्या है, 3 जेन्युइन है। हार्दिक पांड्या इज नॉट योर 4th बॉलिंग ऑप्शन यार। वो ये ग्राउंड इस तरीके से है, ये पिच इस तरीके से है, ये कंट्री इस तरीके से है कि यहाँ पर हार्दिक पांड्या आपके 4थे पेसर बन गए हैं। लेकिन वो उस तरीके के 4थे बॉलर नहीं है। हार्दिक पांड्या इज योर 5th और 6th बॉलर। यहां पर टीम इंडिया गलती कर गई। और दूसरी गलती यह कर गई कि अक्षर पटेल को जब आप बैठा रहे हो, तो वहां पर आप किस माइंडसेट के साथ आप हुड्डा को खिला रहे हो, ये देखना बहुत जरूरी था कि आप एक अक्षर पटेल इज योर ऑलराउंडर। अगर यहां पर अक्षर पटेल खेलते तो जैसा स्टार्टिंग के 1 या 2 ओवर में जो टेम्बा बाबू ने किया कि जैसे ही उसने देखा कि केशव महाराज 2 ओवर कर गए हैं और उनकी पिटाई लग रही है, तो नेक्स्ट ओवर वो मार्करम को दे गए। और मार्करम जब पहली बार कोई बॉलिंग करने आता है तो उसको लोग देखते हैं, जज करते हैं कि बॉस कहां फेंक रहा है, क्या कर रहा है। तो उस चक्कर में उसने अपने फर्स्ट ओवर में 5 या 6 ही रन दिए। तो यहां पर वो एक अच्छा बाबूमा ने यहाँ पे स्ट्राइक खेल गया। लेकिन ये चीजें रोहित शर्मा नहीं कर पाए, क्योंकि अगर अक्षर पटेल होते वहां पे तो आप रविचंद्रन अश्विन के और अक्षर पटेल के दोनों को आप टैंडम में बॉलिंग करवाते और तुरंत उनके 4 ओवर कंप्लीट हो जाते। लेकिन ये हो नहीं पाया। और अब मैं आता हूं हुड्डा के ऊपर। जबकि आप हुड्डा को खिला किस ले रहे थे और हुड्डा खेल कैसे रहा था यार? या तो आप, अगर आप बैट्समैन के तौर पे खिला रहे थे उसको कि मुझे अपनी टीम में बैटिंग अच्छी करनी, तो वहां पर फिर आपको ऋषभ पंत को खिलाना था। और अगर आप ऑलराउंडर पर्सपेक्टिव से खिला रहे थे, तो फिर आप उसको यहां पर आप हर्षल पटेल को खिलाते। हर्षल पटेल आपको एक बॉलिंग ऑप्शन भी दे सकता था। तो यहां पर टीम इंडिया ने यह ब्लंडर कर दी कि हमको किसको खिलाना है और किस लिए खिलाना है। मेरे हिसाब से यहां पर आप, चलो टैक्टिकल एरर हो गया, हर्षल पटेल को कोई नहीं खिलाता, लेकिन यहां पर ऋषभ पंत की जगह बन रही थी, क्योंकि वही आपका अगला बैट्समैन वही है यार। वही आप उसका मतलब आप इस पिच पर आप 7 बैट्समैन के साथ जाना चाह रहे हो, तो ऋषभ पंत शुड बी दैट। और ऋषभ पंत को आप, अक्षर पटेल को आपने हटाया यार, तो आपके पास लेफ्ट हैंडर कोई नहीं बचा बैटिंग ऑर्डर में। ऋषभ पंत आता तो एक लेफ्ट हैंडर आपके पास रहता। वहां पर आप जैसे ही कोहली आउट हुए होते, आपने उनको भेज दिया रहता ऋषभ पंत को। तो ऋषभ पंत भेजते तो जो राइट एंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन बनता, वहां पर वो अच्छा खेल जाता या कुछ ना कुछ तो अच्छा होता। तो यहां पर मैनेजमेंट से ये चूक हुई है, ये साफ साफ मुझे दिख रहा है। इसके लिए कोई कुछ भी बोले, आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दीपक हुड्डा इन दैट पोजीशन। अगर आप उसको बैट्समैन के लिए ले रहे हैं, तो आपके पास उससे अच्छा बैट्समैन पड़ा हुआ है। अगर आप ऑलराउंडर के लिए वहां पे देख रहे हो कि मुझे एक ऑलराउंडर बॉलिंग ऑप्शन के साथ चाहिए, तो फिर हर्षल पटेल के साथ जाते हैं आप। हर्षल पटेल उस पिच पर अच्छे बाउंस के साथ और अच्छे मतलब पेस अटैक के साथ, अच्छे पेस के साथ उस पिच पर थोड़ा बहुत अपना मदद निकाल सकता था यार। तो यहां पर एक चूक हुई है, जिस चूक की वजह से ये गलती हुई है टीम इंडिया से। वो मैच लगा बैठे, लेकिन 133 पे 134 पे विथ 3.5 बॉलर
मैं 3.5 ही बोलूंगा। 3 बॉलर्स आपके पेसर पूरे पूरे थे, और 0.025 और 0.025 रविचंद्रन अश्विन, और 0.25 आपके हार्दिक पांड्या। ये दोनों मिलाकर के 3.5 बॉलर आपके बन रहे थे। इस 3.5 बॉलर के साथ भी आप क्या फाइट दिए हो, और स्पेशली जो अर्शदीप ने जो बॉलिंग की है, मतलब फर्स्ट बॉल क्विंटन डिकॉक को जो अवे स्विंग निकाला उसने लेफ्ट हैंडर को, वो काबिले तारीफ थी। और वहां पर रोहित शर्मा की मैं तारीफ करूंगा कि जो उसने डिसीजंस लिए। एक तो पहला तो उसने डिसीजन ये लिया कि उस बॉल से जस्ट पहले ही उसने केएल राहुल को थोड़ा सा शिफ्ट होने के लिए बोला कि आप थोड़ा सा जिस पोजीशन पे मार्क किया जाता है उस पोजीशन पर आप आइए, वहां पर स्लिप में कैच छोड़ने के चांसेस है। और एग्जैक्टली हुआ भी वही कि वो शॉट खेला अपना क्विंटन डिकॉक और एज लगी, एंड सेकंड नहीं बोलूंगा मैं, थर्ड ही बोलूंगा उसको, कि थर्ड स्लिप की तरफ जा रही थी कैच, वहां पे केएल राहुल ने कैच को अच्छे तरीके से लपका, अच्छे तरीके से पकड़ा। उसके बाद नेक्स्ट बॉल राइली रूसू हॉट फॉर्म में आते हुए दो इनिंग में 2 सेंचुरीज लगाते हुए वो जब बैटिंग करने आए, तो जो पहला बॉल जब अर्शदीप ने जो फेंका है उसको, मतलब पैड पे लगी, वहीं पे उसको अंपायर को आउट देना चाहिए था, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया। हो सकता है उनको लगा हो कि एज लगा हो, लेकिन और अर्शदीप को लग रहा था कि बॉल बाहर जा रही है, लेग स्टंप को बाहर कर जाएगी। लेकिन यहाँ पर फिर से रोहित शर्मा ने जो रिव्यू लिया, और मतलब अपने बॉलर के अगेंस्ट में जाकर रिव्यू लिया, सिर्फ दिनेश कार्तिक और रोहित शर्मा ही कन्विंस थे कि ये एलबीडब्ल्यू मिल सकता है हम लोगों को। और जब एलबीडब्ल्यू मिला तो सारे इतने हैप्पी हुए। वहां से जो फिर टीम इंडिया ने मोमेंटम पकड़ा, उसके बाद टेम्बा बाउमा का भी सामी ने 6वें या 7वें ओवर पे विकेट लिया था। उसके बाद 10 ओवर का जब खेल खत्म हुआ, जब साउथ अफ्रीका इनिंग की, तो 10 ओवर में सिर्फ उनके 40 रन थे, और उनको अगले 10 ओवर में 94-95 रन बनाने थे, जो कि इस पिच पे एक इंडिया का और पेसर निकल जाता ना, अच्छा मतलब यहाँ पर हर्षल पटेल अगर खेल जाता तो ये मैच साउथ अफ्रीका कभी नहीं जीत पाता। इसके अलावा भी इतने सारे टीम इंडिया के मिस्टेक्स हुई हैं कि आपके इतने कैचेस छूटे, रनआउट छूटे, लेकिन ये सब मैच का पार्ट एंड पार्सल है, ये होते रहता है। इसके लिए मुझे, लेकिन हाँ, जब क्रंच मैचेस आएंगे तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। और अगर क्रंच मैचेस में, अगर पर्थ में अगर आपका मैच पड़ रहा है, तो आप ये चीज को काउंटर जरूर करिए कि मुझे बैटिंग के लिए जाना है या बॉलिंग के लिए जाना है, या तो फिर अक्षर पटेल को आप खिला लेते। मुझे उस चीज के लिए कोई कमी नहीं थी यार। अक्षर पटेल अगर इस मैच में होते भी तो 2 ओवर अगर अश्विन फेंकते, 2 ओवर अक्षर फेंकते, 4 ओवर आपका तुरंत कंप्लीट हो जाता। लेकिन यहां पर क्या हुआ ना कि बॉलर प्रिडिक्टेड हो गए, कि बॉस उनको पता था कि अश्विन का भी 4 ओवर, अश्विन के भी 2 ओवर बचे हुए हैं, अश्विन के 1 ओवर बचे हुए, तो हम उस पर टारगेट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो उन्होंने आपके साथ पूरा दिमाग खेला। और उसके बाद जब हार्दिक पांड्या का क्या हुआ, हार्दिक पांड्या भी ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेबल हो गए कि बॉस वो शॉर्ट बॉल ही फेंक रहा है, छोटी बॉल ही फेंक रहा है। तो जब छोटी बॉल फेंकना चालू हो जाते हैं ना, तो ये देखो, बाउंसर क्या होता है, सरप्राइज एलिमेंट होता है। बाउंसर में आप एक ओवर में एक बाउंसर डाल रहे हो या दूसरा बॉल बाउंसर डाल रहे हो, तो यहां पर वो जो बॉलर है, जो बैट्समैन है, वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कि कौन सा बॉल पे बाउंस फेंक सकता है। लेकिन हार्दिक पांड्या हमेशा मतलब शॉर्ट बॉल पटक रहे हैं, तो वो प्रिडिक्टेबल ऑलमोस्ट हो गया कि बॉस ये शॉट ही पटकेगा। तो बैट्समैन लोग भी रेडी तैयार रहते थे पीछे अपने 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 वेट को रख करके कि मुझे जहां शॉर्ट बॉल मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं वहीं पे पुल और हुक करूंगा और वहां पे मैं स्कोरिंग बनाऊंगा अपने। तो ये चीजें गलती हो जाती हैं कभी कभी। चला ठीक है, मैं उस चीज को नहीं इनहांस कर रहा, क्योंकि ये अभी तो शुरुआत है टीम इंडिया के लिए। जी हारेंगे तो आगे चलेंगे, सीखेंगे, और ये ब्लंडर जो हुई है, टेक्टिकल ब्लंडर्स, वो उसको कम करेंगे। और लेकिन ये आने वाले जो बड़े मैचेस है ना, उसमें आप ये ब्लंडर्स नहीं कर सकते। अगर एक ब्लंडर होगा और आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाओगे। और ये झटका जो लगा है टीम इंडिया को, ये लगना भी जरूरी है, ताकि उनसे वो चीजें समझें कि बॉस कहां पर गलतियां हो रही हैं, कैसी हो रही हैं, और हमें कहां पर सुधार करना है, हमें किस तरीके से आगे वे फॉरवर्ड करना है। कि हर मैच में कोहली रन करने नहीं आएगा, तो किसी न किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अब इट्स हाई टाइम दैट रोहित शर्मा एंड केएल राहुल शुड परफॉर्म। वरना देखो, जब तक आप ओपनिंग स्लॉट से आपका रन नहीं बनेगा ना, तो मजा नहीं आएगा टूर्नामेंट में। वो जो फ्री फ्लो होती है, वो फ्री फ्लो ओपनिंग से ही होगी, कि फ्री फ्लो में रन बन रहे हैं और टीम इंडिया 200-220 का टारगेट चेस कर रही है। वो ओपनिंग अगर अच्छी मिलेगी तभी ये हो पाएगा, वरना ये नहीं हो सकता। तो यहां पर आपको ये चीजें देखनी बहुत जरूरी है कि बॉस केएल राहुल को टीम इंडिया कब तक और मौका देगी, कब तक उनके साथ और स्टिक करेगी। कभी ना कभी केएल राहुल को परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते हैं तो टीम इंडिया का जो अच्छा स्कोर है वो कभी भी उनको नहीं मिल पाएगा। और हमेशा वो मेरा तो ये मानना है कि जब भी केएल राहुल बैटिंग के लिए जाएंगे तो टीम इंडिया यही सोच के जाएगी कि हम लोग ऑलरेडी 1 डाउन है।
और अगर रोहित शर्मा का फॉर्म वापस नहीं आता तो फिर 2 डाउन है, क्योंकि वो दोनों एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं, दोनों एक ही तरह से सिमिलर पे आउट हो रहे हैं। और मतलब अंगिड़ी यार, आपको देखो, जब हार्दिक पांड्या जब प्रिडिक्टेबल हो गए तो आप क्यों नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे हो यार अंगिड़ी को? वो 4 विकेट लिया है, चारों को उसने बाउंस आउट किया है और आपको कोई आउट नहीं किया यार, सिर्फ आपको अंगिड़ी ने परेशान करके रखा। आज अंगिड़ी को आप आराम से खेल जाते। जब आप देख रहे हो कि अंगिड़ी विकेट टेकिंग के लिए जा रहा है, विकेट टेकिंग ऑप्शन पे है, आप उसको उसके ओवर्स को निगेट करते और आगे बढ़ते, उसके बाद फिर वेन पार्नेल और ये सब लास्ट में पिट जाते हैं यार। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगा कि पिच इतनी धमाकेदार थी, पिच इतनी बेहतरीन थी बॉलिंग के लिए कि वहां पर कोई भी बॉलिंग कर रहा होता ना, मीडियम पेसर भी, उसको इस पिच पे कोई ना कोई मदद जरूर मिल रही होती। तो यहां पर टीम इंडिया ने कुछ ब्लंडर्स किए हैं, आगे चल करके वो इस ब्लंडर को हटाएंगे। स्पेशली अपने फील्डिंग डिपार्टमेंट को बहुत सुधारे। कैचेस, मतलब विराट कोहली से कैचेस छूट रहे हैं यार, इट इज इम्पॉसिबल, क्लोज टू इम्पॉसिबल। कहां पर कैच छूट रही, कैसे रोहित शर्मा ने 2-2 3-3 रनआउट्स छोड़े हैं आपके, एक दो कैच आपके अश्विन के पास हार्ड कैचेस आए हैं, स्ट्रेट जब मारने की कोशिश किया बैट्समैन ने तो वो सारे मिस हुए हैं। उसके बाद फिर आप मिलर को आप आउट ही नहीं कर पाते हो यार, ये क्या कमजोरी है आपकी, मुझे समझ में नहीं आता है। आपके पास मतलब मार्करम, मिलर, ये सबको आप आउट नहीं कर पाते। मैंने अपने कल की वीडियो में भी बोला यार कि टीम इंडिया को राइली रूसू, डिकॉक, बुमा ये कोई परेशान नहीं करेगा, ये इंडियन टीम इसको निपटा देगी। लेकिन जो परेशान करेंगे वो मार्करम और मिलर ही होंगे, क्योंकि वो स्टिक कर जाते हैं और टीम इंडिया के पास उनका कोई आंसर नहीं होता कि इसको कैसे आउट करना है। आप मेरा पुराना वीडियो, कल का ही वीडियो आप देख लीजिए यार, मैंने साफ साफ बोला है कि टीम इंडिया को भारी पड़ेगी मिलर और मार्करम, और हुआ भी एग्जैक्टली वही। तो यहां पर टीम इंडिया को यह देखना है कि सामने वाले का जो मेन बैट्समैन है, जो सामने वाले का जो मेन प्लेयर है ना, उसको आपको आउट करना बहुत जरूरी है। अगर वो आप नहीं करोगे तो आप कितने भी रन बना लो, आप यहां पे 150 भी बना लेते तो मिलर चेस कर लेता। मतलब ये देखिए ना, आपने 3 ओवर में 25 रन चाहिए थे जीतने के लिए। उस समय आप रविचंद्रन अश्विन को बॉल देते हो, ठीक है, चलो वो भी डिसीजन मैं बोलता हूं कि अच्छा डिसीजन था, क्योंकि बैट्समैन वहां पे चांस लेता और अगर आउट हो गया तो आपको फिर लास्ट के 2 ओवर आपके पेसर के रहते, उस पर आप आराम से निकाल लेते। लेकिन वहां पे फिर डेविड मिलर ने 2 छक्के लगाया अश्विन को, पहली दोनों बॉल पे, और तीसरी बॉल पर सिंगल लिया, चौथी बॉल पर फिर बीट हुआ आपका स्टब्स, 5वीं बॉल पर फिर वो आउट हो गया एलबीडब्ल्यू, 6वीं बॉल पर फिर वेन पार्नेल ने भी कोई स्ट्राइक नहीं किया। तो फिर 2 ओवर में 12 रन चाहिए थे जीतने के लिए, और वहां से भी इंडिया टीम मैच बना के चली गई। मतलब अगले ओवर सामी ने बॉल किया, सामी ने 6 बॉल पे 6 ही रन दिया। उसके अगले ओवर में फिर भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग करने आए, भुवनेश्वर कुमार ने पहला बॉल वेन पार्नेल को मिडिल स्टंप पे रखा और पैड पे लग करके बॉल वहां फील्डर के पास गई, वहां पे रन नहीं दौड़ पाए वो। दूसरे बॉल पे फिर सिंगल लिया, तीसरे बॉल पर जाकर के मिलर ने बाउंड्री मारी है और चौथे बॉल पर फिर सिंगल लिया। तो इस तरीके से 6 रन बने। नहीं तो पेसर के अगेंस्ट में रन बनाना इस पिच पर बहुत मुश्किल था। और मैं इसीलिए मैं तारीफ करता हूं यहाँ पर सूर्य कुमार यादव की, कि उसने जो आज इनिंग खेली है वो माइंड बॉगलिंग इनिंग थी, क्योंकि उसने पेसर के अगेंस्ट में रन बनाया, उसने कंडीशन फेवरेबल थी, ज़्यादा फेवरेबल थी जब साउथ अफ्रीका बॉलिंग कर रही थी, वहां पर रन बनाया। इंडिया की ज़्यादा विकेटें गिरी हुई थी, 4-5 विकेट गिर गए थे, वहां पर रन बनाया। तो वो प्लेयर की ज़्यादा मैं तारीफ करूंगा, क्योंकि वो बेखौफ और मतलब एक होता है ना कि 5 विकेट गिर गए तो डरे सहमे से खेल रहे हैं, पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश, वो बिल्कुल नहीं। बॉस अगर मेरे को रेंज में है, रडार में है, उसने सीधा ठोका है। वो आज भी 40 बॉलों पर 64-65 रन बना करके गया है। तो इस तरीके के प्लेयर मैंने आपको बोल रखा है कि सूर्य कुमार यादव इस टाइप का प्लेयर है ना, कि उसको कोई मतलब नहीं है कि कैसा सामने विकेट गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, वो अपना नेचुरल गेम खेलेगा। उसको लाइसेंस है बॉस, लाइसेंस टू किल है उसको, और वो जस्टिफाई भी करता है उस चीज को। अगर यहाँ पर केएल राहुल के साथ अगर कोई एक और बैट्समैन, मतलब या दिनेश कार्तिक, वो गलती नहीं करते कि जो 15वां पॉइंट फर्स्ट बॉल पर या फिर 16वें पॉइंट फर्स्ट बॉल पे वो जो वेन पार्नेल को मारने गया और सीधा कैच उठा दिया और वहां पे कैच ले लिया, वहां पे वो अगर 2-3 ओवर और साथ दे देते तो बिलीव में ये टोटल 155-160 तक टच होता, और फिर साउथ अफ्रीका को यहाँ पर जीतना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता, और ये मैच इंटरेस्टिंग होता, और ये जो इंडियन टीम के जो बॉलर्स है ना, ये और चढ़ करके बॉलिंग करते। मतलब उनके पास ये नहीं होता दिमाग में कि बॉस उनको बहुत कम रन सेव करना है। 133 और 155 या 160 का लग्जरी, ये दोनों अलग चीजें होती है।
जब आपके पास 160 रन बुक्स में होते हैं ना, और आपके पास रिकॉर्ड में जमा है, तो फिर आप चौड़े होकर के बॉलिंग करते हो। आप फिर बॉलर बैट्समैन से एक बाउंड्री लगने के बाद डरते नहीं हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि हार्दिक पांड्या किसी ओवर में 15-16 रन खा गए, उसके अगले ओवर में फिर रविचंद्रन अश्विन आया, वो 12, मतलब 10 ओवर में साउथ अफ्रीका के 40 रन थे, और 13 ओवर तक वो 90 रन, 13वें ओवर में 85-86 पे पहुंच गए। मतलब लास्ट के जो स्टार्ट, मतलब 10 से लेकर के जो 14 ओवर तक बॉलिंग हुई है, उसमें साउथ अफ्रीका ने 48 रन मारे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने काउंटर अटैक किया वहां से, और फिर तो लाइन लगा दी उसको, क्योंकि उनको पता था कि बॉस नीचे जब पेसर आएंगे तो हमको मारना बहुत मुश्किल होगा, और हमें ये 10 से 15 जो जिसमें हार्दिक और रविचंद्रन अश्विन बॉलिंग करेंगे, हमको इसी पे चार्ज करना है, इसी पे एक्शन लेना है। टेवा बाबूमा से ये क्वेश्चन भी पुटअप किया गया कि 40वें ओवर के बाद, मतलब 10वें ओवर के बाद जब 40 रन का स्कोर था, वहां पर क्या टॉक्स हुई। उसने खुलकर तो नहीं बताया, लेकिन जिसकी परख होती है वो पकड़ लेता। वो यही परखा कि बॉस 10 से 15 के बीच में हार्दिक और अश्विन ही बॉलिंग करेंगे, क्योंकि वो अपने एक एक पेसर की जो ओवर्स हैं उसको वो बचाने की कोशिश करेंगे। तो हमको जो चांस लेना है वो यहीं पे लेना है। अगर हम लेट कर गए और हमने 10 से 15 ओवर के बीच में सिर्फ सिंगल डबल खेल करके 30-40 रन ही बनाए, तो फिर नीचे आकर के रन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, कैलकुलेशन, ये काम होता है मैनेजमेंट का, कि क्या उनको बताया जा रहा है, क्या उनको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, कैसे उनको गेम प्लान बनाया जा रहा है कि हमको कहाँ पर खेलना है, कैसे खेलना है, किसके अगेंस्ट में चार्ज करना है। ये सारा कुछ बना करके दिया गया था मैनेजमेंट के द्वारा। तो साउथ अफ्रीका टीम के जो मैनेजमेंट है उसको भी मैं सलाम पेश करता हूँ इस जीत में, कि उन्होंने बिल्कुल भी सही तरीके से मैच को प्रेडिक्ट किया, मैच को बनाया, और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना जो मार्करम ने और मिलर ने करके दिखाया, वो काबिले तारीफ थी। यहाँ पे दोनों ने हाफ सेंचुरी बनाई, दोनों ही मेरे लिए मैच विनर थे, लेकिन जो मैच का रियल मजा बनाया ना, वो इंडियन पेसर्स ने बनाया। मतलब 3.5 बॉलर लेकर के आपने 130 रन का टोटल को 170 का बना के दिखा दिया, वो बहुत ही बड़ी बात थी। इस तरीके से मैचेस, या इस तरीके से बहुत कम मैचेस होते हैं कि 130 रन पर दोनों जो बड़ी टीमें हैं वो खेल रही हैं और वो संघर्ष कर रही हैं और फाइट कर रही हैं, वरना ये सब मैचेस वन साइडेड हो जाते हैं। पिच का इसमें अहम रोल जरूर था, लेकिन आपको अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। अर्शदीप ने जो 2 विकेट निकाल करके दिए, उसके बाद मोहम्मद सामी ने जो बॉलिंग की है बॉस, आज 4 ओवर में 12 या 13 रन दिया है, काबिले तारीफ है बॉस। आपको आज से 1 साल पहले T20 में आपको कंसीडर भी नहीं किया जाता था, और आप वहां पर आकर के जसप्रीत बुमराह का आप रोल फिल कर रहे हो, मतलब कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर टीम इंडिया को आगे अब यही देखना है कि बॉस, ये एक तरीके से फ्लड गेट्स ओपन हो गई है दूसरी टीमों को, कि इंडिया को हराना कैसे है। इंडिया को फर्स्ट बैटिंग कराना है, फर्स्ट बैटिंग करा करके उनको लो टोटल में रिस्ट्रिक्ट करना है, और उसके बाद फिर उनके पेसर के ऊपर अटैक करना है, क्योंकि उनके पेसर के पास वो चीज़ नहीं है जो बाकी चैंपियन टीम के पेसर के पास है, या चैंपियन टीम की टीमों के पास वो चीज़ लग्जरी मौजूद है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि आर अश्विन, देखिए, जब तक अगर आर अश्विन ये टाइप के बॉलर लोग विकेट नहीं लेंगे ना, तब तक टीम इंडिया नहीं जीत सकती, क्योंकि इनका मेन काम ही है यार, इनको बीच के ओवर में बॉलिंग करना होता है। बीच के ओवर में अगर आप विकेट नहीं निकालोगे तो जो बीच के ओवर में बैटिंग कर रहा है वो सेट हो जाएगा, और सेट होने के बाद फिर वो किसी की भी पिटाई कर सकता है। तो यहाँ पर आर अश्विन हो गए, या अक्षर हो गए, या फिर आपके क्या नाम इसका युजवेंद्र चहल, आर अश्विन और अक्षर पटेल, ये तीनों अगर खेलते हैं तो इनको विकेट लेने के लिए जाना होगा यार। अगर ये बचाने के लिए देखेंगे, कोई इनका रोल प्ले नहीं है फिर मेरे हिसाब से। मैं इसीलिए शादाब खान को ज़्यादा बड़ा मानता हूँ, क्योंकि वो विकेट टेकिंग ऑप्शन है बॉस, वो बचने के लिए नहीं देखता है, वो विकेट निकाल करके देता है, चाहे 2 विकेट हो, 3 विकेट हो, 1 विकेट हो। अश्विन ने भी ऑलमोस्ट काम लगा दिया था, उसने विकेट ले लिया था आपका मार्करम का, लेकिन वहां पर विराट कोहली ने कैच छोड़ा, और कैच छोड़ने के बाद फिर ऐसा वो घातक बना, या ऐसा वो उसने धागा खोला कि टीम इंडिया वहां से उभर नहीं पाई। तो लेकिन आपको ये चीज़ें अश्विन को देखना पड़ेगा। बचने के लिए आप बॉलिंग मत करो यार, बचने के लिए अगर बॉलिंग करना है तो फिर तो रोहित शर्मा और विराट कोहली भी बॉलिंग कर लेंगे यार। अश्विन, आपका काम है विकेट निकाल करके देना। बॉलर्स का काम क्या होता है? विकेट निकालना। तो विकेट के लिए आप जाइए। आपका हार्दिक पांड्या चौथा बॉलिंग ऑप्शन नहीं है, चौथे बॉलिंग ऑप्शन आप हो यार। चौथे बॉलिंग ऑप्शन आप हो, और 5वां और 6वां मिला करके
हमारा 5वां बॉलिंग में बनता है, जिसमें पांड्या के 2 ओवर हो गए और अक्षर पटेल के 2 ओवर हो गए। 4 ओवर तो हमको आपसे चाहिए ही चाहिए यार अश्विन से। अगर अश्विन नहीं है तो फिर युजवेंद्र चहल से चाहिए। अब जैम्पा खेलता है तो जैम्पा 4 ओवर फेंकता है ना यार, वो मेन बॉलर है ऑस्ट्रेलिया का। आदिल रशीद है इंग्लैंड के लिए, वो मेन बॉलर है। न्यूजीलैंड का सैंटनर हो गया, ये ईस्टोडी हो गया, वो मेन बॉलर्स हैं वो लोग। तो ये यहाँ पर इन लोगों को, स्पिनर को अपना रोल समझना होगा यार कि हमको विकेट टेकिंग के लिए जाना है। यहाँ पर युजवेंद्र देखिए, अश्विन ने आज 45-50 रन भले दे दिए, लेकिन यहाँ पे 1 या 2 विकेट निकाल देता ना तो उसका काम खत्म था। तो स्पिनर रन दे लेकिन विकेट निकाल करके दे, ये उनका प्रायोरिटी होना चाहिए। बचने के लिए देखोगे कि हम 4 ओवर में 30-35 रन दें और साइड होकर बच जाए, वो काम नहीं होने वाला आज के डेट में। तो ये मुझे लगता है इस गलती से टीम इंडिया सबक लेगी ये जरूर। आज 2 मैचेस और हुए। बांग्लादेश ने आपके जिम्बाब्वे को 3 रनों से हराया। बहुत ड्रामा भी हुआ इस मैच में। पहले तो लग रहा था कि जिम्बाब्वे का पलड़ा भारी है, फिर विकेट गिरे जिम्बाब्वे के और जिम्बाब्वे गिरते पड़ते 150 रन पर पहुंची। उसके बाद फिर तस्किन अहमद ने बहुत खतरनाक और घातक बॉलिंग कर दी। तो जिम्बाब्वे के 2 या 3 विकेट स्टार्टिंग में ही गिर गए। 4 विकेट इनफैक्ट 40 रन के आसपास गिर चुके थे सिकंदर रजा के आउट होने के बाद। उसके बाद रेगिस चकाबवा और सॉन विलियम्स, इन लोगों ने पार्टनरशिप को बिल्डअप किया और जिम्बाब्वे को बहुत क्लोज ले गए। लेकिन फिर जब चकाबवा आउट हुए और उसके तुरंत बाद फिर विलियम्स भी आउट हुए, रन आउट वहाँ पे साकिब अल हसन ने किया उनको डायरेक्ट हिट से। तो उसके बाद फिर जिम्बाब्वे को बहुत मुश्किल हो गई खेलने के लिए, और रायन बर्ल्स और ब्रैड इवेंट्स मैच को बहुत क्लोज लेके जा रहे थे, लेकिन वो काम नहीं कर पाए जो काम विराट कोहली ने चेस करते हुए पाकिस्तान के साथ में किया था। और लास्ट ओवर में शायद 16 रन चाहिए थे जिम्बाब्वे को, और 16 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में जीतने के लिए। और वहाँ पर बॉलिंग करने आपके मेरे ख्याल से मुसद्दक हुसैन आए थे। मुसद्दक हुसैन की जो बॉलिंग थी उसमें स्टार्टिंग के 2-3 बॉलों पर तो कोई भी रन नहीं बने थे और विकेट भी मिल गया था ब्रैड इवेंस का। उसके बाद फिर उसके बाद फिर आपके नगरावा बैटिंग करने आए और नगरावा ने बैट घुमाया और पैड पे लग करके सीधी स्लिप की ओर बॉल गई और वहाँ से चौका नहीं मिल गया। उसके बाद नगरावा ने लेग साइड पे शॉट मारा, वो 6 हो गई। तो उसके बाद फिर इक्वेशन जिम्बाब्वे के हक में आई, लेकिन वहाँ पे नगरावा स्टंपिंग आउट हो गए। और उसके बाद फिर जिम्बाब्वे को 1 बॉल पर 5 रन चाहिए था जीतने के लिए। तो उसके बाद लास्ट बॉल पर ब्लेसिंग मुजरबानी बैटिंग करने आए और मुसद्दक ने जब बॉल किया तो मुजरबानी से वो मिस हुआ और जो विकेट कीपर थे उनके सोहन ने बॉल को आगे से पकड़ा, स्टंप के आगे से, तो वो नो बॉल करार दी गई। तब तक के लिए बांग्लादेश वाली टीम और सभी लोग ये सोचे कि हम मैच जीत चुके हैं और वो ऑलमोस्ट अपने ड्रेसिंग रूम पर चले गए थे। फिर वहाँ से जब थर्ड अंपायर का डिसीजन आया कि ये आगे से पकड़ा हुआ है, नो बॉल है, अब 1 बॉल पर उनको 4 रन जीतने के लिए चाहिए थे, फिर से वही बॉल फेंका उन्होंने और फिर से ब्लेसिंग मुजरबानी भी उस बॉल पे बीट हुए। और बीट होने के बाद फिर इस बार सोहन ने कोई गलती नहीं की और स्टंपिंग करने की भी कोशिश नहीं की और उन्होंने अपने बॉल को कैरी किया। बॉल को वहीं पे डेड करार दिया गया और फिर बांग्लादेश 3 रनों से इस मैच को जीत पाई। उसके बाद पाकिस्तान टीम बहुत खुश हुई होगी कि जिम्बाब्वे ये मैच हार गई। और उसके बाद फिर जब पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच था तो पाकिस्तान ने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की, सभी बॉलर्स ने मतलब पूरी जी जान लगा दी। फील्डिंग भी जो मैं देख रहा था बहुत ही हाई क्लास की फील्डिंग हो रही थी। पाकिस्तान के सारे बॉलर्स जो थे 3, 3.5, 4 के इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहे थे और नीदरलैंड को टोटल 93 या 94 रन पर उन्होंने रोक दिया और ये टोटल को पाकिस्तान ने 3 या 4 विकेट खो करके ईजिली से पार किया। आपके रिजवान 49 रन बना करके अनलकी रहे और वो 50 नहीं बना पाए और वो आउट हो गए और पाकिस्तान इस मैच को 6 विकेटों से जीता। लेकिन ये मैच को और भी आसानी से पाकिस्तान को जीतना था। मेरे ख्याल से ये जो 12-13 ओवर वो खेल गए, इसके बजाय वो 8 या 9 ओवर या मैक्सिमम 7 या 8 ओवर मैक्सिमम उनको लेना था। 8 ओवर में ये मैच को ख़त्म कर देना था। विकेट की परवाह नहीं करनी थी, आपको सिर्फ हिट करना था और आपको ये देखना था कि बॉस 8 ओवर में कैसे ख़त्म करना है।
लेकिन बहरहाल ये जो भी हुआ, उसके बाद जो थर्ड मैच हुआ जहां पर इंडिया को मैच जीतना था इन फॉर फेवरिंग पाकिस्तान, बट ये हुआ नहीं। अब बहुत सारे दोस्त यहाँ पर आकर के ये बोलेंगे कि रोहित शर्मा ने टॉस जीत करके बैटिंग क्यों की, उनको फील्डिंग लेना चाहिए था, फील्डिंग लेते तो जीत जाते, ये होता वो होता। यार वो अपनी टीम, आप इंडियन टीम की वजह से बाहर नहीं हो रहे हो। फर्स्ट आपको ये समझना है, आप इंडिया टीम की वजह से बाहर नहीं हो रहे, आप अपने पुअर खेल की वजह से बाहर हो रहे हो। आप जिम्बाब्वे से हारे हो इसीलिए बाहर हो रहे हो। तो यहाँ पर इंडिया को ब्लेम मत करिएगा कि इंडिया की वजह से हम बाहर हो रहे हैं टूर्नामेंट के। आप खुद अपने गलतियों की वजह से बाहर हो रहे हो। इंडिया ने आपको कभी नहीं बोला ना कि आप हमारे भरोसे बैठिए। तो इंडिया ने तो बहुत जी जान लगाया इस मैच को जीतने के लिए। ऑलमोस्ट वो लास्ट 3 बॉल रह गए थे और वहां पर वो मैच को फिनिश कर पाए। साउथ अफ्रीका 133 को भी बहुत कॉम्पिटिटिव बना दिया। ऐसा लग रहा था कि 133 नहीं 173 को चेस कर रही है साउथ अफ्रीका टीम। और एक समय तो ऐसा था कि एक एक रन के लिए तरसा दिया था। मतलब 9 ओवर में 34 या 35 रन थे साउथ अफ्रीका के। ये आप समझ लीजिए, 9 ओवर में 34 रन थे, 11 ओवर में 100 रन चाहिए था। वहां से साउथ अफ्रीका उनको पकड़ती है और फिर मैच को एक तरफा बना के चली जाती है डेविड मिलर और मार्क वुड के रूप में। तो होता रहता है अप्स एंड डाउन्स, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। कभी वो आगे कभी ये आगे। तो आप अपनी क्रिकेट को अच्छी करिए रादर देन दूसरे के ऊपर ब्लेम करने के लिए कि वो ऐसा खेला ऐसा खेला। मेरे ख्याल से आज के डेट में ऐसा कोई नहीं करता है। सिर्फ ये पाकिस्तान के कुछ फैंस होंगे या डाई हार्ड फैंस होंगे, यही लोग बोलेंगे, या फिर कुछ पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर भी ये बोल सकते हैं कि भाई मैच फिक्स था, मैच ये था, मैच हुआ था। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जो अच्छा खेला अपने गिवन डे पे वो मैच जीता और वो आगे बढ़ेगा। यहाँ से भी इंडिया भी 2 मैच अगर कंटिन्यूस हार जाती है तो वो भी बाहर हो जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने गेम को अच्छा खेलिए। आपको मैंने आपको यही बोला, लास्ट वीडियो में भी यही बोला, कौन क्या कर रहा है ये छोड़ दीजिए, आप अपने क्रिकेट अच्छे खेलिए। आप कप मत जीतिए, आप पहले अपने लोगों के दिल को जीतिए, जिनका आपने दिल तोड़ रखा है। जो ये 2 बैड परफॉर्मेंस आई आपकी, उसकी वजह से आपके फैंस का दिल बहुत टूटा है। उनको आप पहले जोड़िए एक अच्छा खेल दिखा करके। अगर आप फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं तो 200 प्लस, 220 प्लस, 225 प्लस, 240 प्लस तक मारने की कोशिश करिए। और अगर आप फर्स्ट बॉलिंग कर रहे हैं तो आप रिस्ट्रिक्ट करिए सामने वाली टीम को 110 115 रन पर और 8-9 ओवर पे मैच जीत के दिखा दीजिए। लोगों का दिल आप पहले जीतिए। मैच जीतना और कप जीतना बाद में देखिएगा। तो बहरहाल कल एक इंपॉर्टेंट डे है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए। ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड का मैच है। ऑस्ट्रेलिया ये मैच आसाम से जीत जाएगी, लेकिन आयरलैंड को आप हल्के में ना आके, क्योंकि ये कभी भी किसी के साथ भी उलटफेर कर सकती है। अभी आयरलैंड ने इंग्लैंड को 5 रनों से हराया था डकवर्थ लुइस के मदद से। तो हो सकता है इस मैच पे भी अगर बारिश का प्रभाव होगा तो वहां पर डकवर्थ लुइस आएगा, और डकवर्थ लुइस आएगा तो फिर किसी भी टीम की तरफ वो जा सकता है। तो कल मिलते हैं मैच के बाद कि किस तरीके से परफॉर्मेंस हुई, किसने क्या परफॉर्म किया। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पर। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।